हाय लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सामर्थ पांडे। यू कैन सी माय इंफॉर्मेशन इन द स्लाइड। आई विल बी टेकिंग इंडियन पॉलिटी एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम। सो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डीपीएससी कवर कर लिया था, आज हम शुरू करेंगे प्रेसिडेंट का टॉपिक। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 5 है वो बात करता है यूनियन गवर्नमेंट के बारे में, और पार्ट 5 का जो चैप्टर 1 है दैट टॉक्स अबाउट द एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। सो आर्टिकल 52 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कहता है दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देन आर्टिकल 53 सेज दैट ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन आर वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। केंद्र की समस्त एग्जीक्यूटिव पावर्स किसके हाथ में है? राष्ट्रपति के हाथों में है। यूनियन एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है प्रेसिडेंट प्लस वाइस प्रेसिडेंट प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल। इन सबको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। आज हम बात करेंगे प्रेसिडेंट की। सो ऑल द डिसीजंस ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव आर टेकन अंडर हिज नेम, यानी कि जितने भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन एट द यूनियन लेवल लिए जाते हैं वो किसके नाम के अंतर्गत लिए जाते हैं? राष्ट्रपति के नेम पर लिए जाते हैं। ठीक है। He is regarded as the first citizen of India and supreme commander of armed forces. Executive powers are to be exercised by advice of Council of Ministers. यद्यपि सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स राष्ट्रपति के पास है, प्रेसिडेंट के पास है, बट वो इन पावर्स का यूज बाय इटसेल्फ खुद से नहीं कर सकता। उसका ये प्रेरोगेटिव नहीं है। उसको इस पावर की यूज के लिए अगर प्रेसिडेंट को ये पावर्स यूज करनी है तो उससे फॉलो करनी पड़ेगी द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है। सो एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होती है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नमेंट के जो लेजिस्लेटिव और जुडिशियल पावर हैं उनको अगर असाइड कर दिया जाए, उनको छोड़ दिया जाए, तो जो भी पावर्स और फंक्शंस बचते हैं दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स और फंक्शन। फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ, determination of government policies, initiation of law, maintenance of law and order, promotion of social and economic welfare, foreign policy, administration of country, etc. ठीक है। अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए कि राष्ट्रपति बनने के लिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो ये मेंशन है अंडर द आर्टिकल 58 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो सबसे पहले आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। देन यू शुड नॉट बी लेस देन 35 ईयर्स एज। आपकी उम्र एटलीस्ट 35 वर्ष होनी चाहिए। यू शुड बी एलिजिबल टू बिकम लोकसभा मेंबर एंड यू शुड नॉट बी होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें नहीं बताया, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे ऑफिसेस जिनमें अपॉइंटमेंट और रिमूवल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, साथ ही साथ उसमें कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहलाते हैं। हालांकि प्रेसिडेंट का ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऑफिस, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की कैटेगरी में फॉल नहीं हो सकते। मतलब कि कोई वाइस प्रेसिडेंट होते हुए प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, कोई प्रेसिडेंट होते हुए भी नेक्स्ट टर्म के लिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। अगर इलेक्शन देखें प्रेसिडेंट का, तो President of India is elected by an electoral college comprised of elected MPs and MLAs. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, elected MPs and MLAs. MP फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर, और MLA मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी राज्यों के विधान मंडल के मेंबर्स। ठीक है। और इलेक्टेड, नॉमिनेटेड नहीं। फॉर एग्जाम्पल हर स्टेट असेंबली में एटलीस्ट मैक्सिमम 1 मेंबर जो होता है वो नॉमिनेटेड होता है। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस नॉमिनेटेड होते हैं और राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट। तो ये लोग नॉमिनेटेड लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं। केवल और केवल इलेक्टेड लोग ही, इलेक्टेड MP एंड इलेक्टेड MLA वही पार्ट लेते हैं। अच्छा, जिन राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी अपर हाउस होता है, वहाँ के भी मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं। MLC जो होते हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं। ठीक है। 77th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के बाद में जो दिल्ली और पौंडीचेरी जो कि यूनियन टेरिटरी है लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ में, उनके MLAs भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेने लगे और फर्स्ट टाइम उन्होंने 1997 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्ट लिया था।
सो इस प्रकार जैसा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमपी भी पार्ट लेते हैं और एमएलएज भी पार्ट लेते हैं, तो इससे पता चलता है कि प्रेसिडेंट सेंट्रल को भी रिप्रेजेंट करता है और स्टेट को भी रिप्रेजेंट करता है। मेथड अगर देखा जाए तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि जो स्टेट्स होते हैं उनके जो एमएलएज होते हैं उनके वोट की जो वैल्यू होती है वो प्रोपोर्शनल होती है टू देयर पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट। ठीक है, यानी कि किसी भी एमएलए के वोट की जो वैल्यू होगी वो उसके राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का मतलब है कि जो इलेक्टर होता है, जो वोटर होता है इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, बेसिकली जो एमपीज और एमएलएज होते हैं वो किसी एक व्यक्ति को वोट नहीं करते, बल्कि वो अपनी चॉइस बताते हैं कि जो लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट ले रहे हैं उनमें उनकी फर्स्ट चॉइस कौन है, सेकंड चॉइस कौन है, थर्ड चॉइस कौन है। ठीक है, और इसमें जो काउंटिंग होती है वोटिंग की वो इस प्रकार होती है कि आप पहले तो इसमें जीतने के लिए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतने के लिए कैंडिडेट को एटलीस्ट मेजॉरिटी से जीतना होता है, यानी कि आपको 50% से ज़्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट्स को गेन करना होता है। जब आपको 50% से ज़्यादा वोट मिल जाएंगे तब जा करके आप जीते हुए घोषित किए जाएंगे, विनर डिक्लेयर किए जाएंगे। तो इसकी काउंटिंग ऐसे होती है कि हम राउंड में काउंट करते हैं और देखते हैं कि क्या फर्स्ट राउंड में किसी को 50% से ज़्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस मिली। अगर मिली तो वो विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और अगर नहीं मिलती है तो हम सेकेंड राउंड की काउंटिंग करते हैं। सेकेंड राउंड की काउंटिंग में क्या करते हैं कि जो सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस वाला कैंडिडेट होता है, जिसे सबसे ज़्यादा कम फर्स्ट चॉइस के वोट मिले हैं, उसके वोट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बाकी कंटेस्टेंट के, यानी कि उनके जो वोटर्स होते हैं उनकी जो सेकंड चॉइस होती है उनको क्या कहते हैं, उनको अलॉट कर देते हैं और फिर से काउंटिंग करते हैं। और ये प्रोसेस तब तक चलती है जब तक किसी एक पर्सन को 50% से ज़्यादा फर्स्ट चॉइस नहीं मिल जाती है। ठीक है, सेंसस 1971 एक्चुअली जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया स्टेट को, उसमें जो जनसंख्या यूज की गई है वो 1971 की जनगणना की है। ठीक है, स्लाइड में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, सो वो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए एंड एमपी की, एक एमएलए के वोट की वैल्यू क्या है और एमपी के वोट की वैल्यू क्या है, ये हम निकालते हैं इस फॉर्मूले से। सो पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एमएलए इन द स्टेट बाय 1000। ये 1000 बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यू को कम करने के लिए किया गया है। तो जिस राज्य की जितनी जनसंख्या होगी उसे हम क्या करते हैं, वहाँ पे जितने एमएलए होंगे उनके वोट से, उनके नंबर से डिवाइड कर देते हैं, और फिर इस तरीके इस फॉर्मूले से एक एमएलए के वोट की वैल्यू आ जाती है। और एमपी के वोट की वैल्यू कितनी होती है, जितने भी एमएलएज होते हैं उनके जो टोटल वोट वैल्यू होती है उसको हम एमपीज के नंबर से डिवाइड कर देते हैं, तो एक एमपी की वोट की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अगर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट देखें तो इसमें जो रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर कौन होते हैं, जो बेसिकली नॉमिनेशन पेपर को चेक करते हैं, नॉमिनेशन एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं वो लोग। तो कौन कौन होते हैं, जैसे सेक्रेटरी जनरल लोकसभा और सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा आर द एक्स ऑफिशियल रिटर्निंग ऑफिसर इन प्रेसिडेंट इलेक्शन। ये जो दो ऑफिसर्स होते हैं बेसिकली आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, ये एक्स ऑफिसर होते हैं। मतलब कि एक्स ऑफिसर का मतलब होता है जो एक पोस्ट पे बैठा हुआ है और उस पोस्ट पे बैठे हुए के कारण वो दूसरा एक्शन भी परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, वो एक्स ऑफिसर चेयरमैन राज्यसभा होता है, यानी कि वो उपराष्ट्रपति है इसीलिए वो चेयरमैन राज्यसभा भी है। तो इसीलिए इसी प्रकार जो सेक्रेटरी जनरल लोकसभा होते हैं, सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा होते हैं, वो इस पोस्ट पे बैठे हैं, दैट्स व्हाई दे आर एक्स ऑफिसर रिटर्निंग ऑफिसर इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन। और ये पीरियोडिकली लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस इलेक्शन में सेक्रेटरी जनरल लोकसभा रिटर्निंग ऑफिसर है, तो नेक्स्ट इलेक्शन में सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा रिटर्निंग ऑफिसर होगा। ठीक है, जो इलेक्शन में नॉमिनेशन पेपर दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, उसे 50 इलेक्टर्स यानी 50 एमपी और एमएलए जो लोग प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट करने वाले हैं उनमें से 50 लोगों द्वारा प्रपोज किया होना चाहिए और सेकेंडेड बाई एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स, और दूसरे 50 लोगों द्वारा उसे बैकिंग होनी चाहिए। और अगर इलेक्शन के रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट होता है प्रेसिडेंट इलेक्शन में तो वो किसके द्वारा हल किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, ओथ
अगर प्रेसिडेंट की ओथ देखें तो इट इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 60 और इसमें दैट इट इज कंडक्टेड बाय CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कि भारत के राष्ट्रपति को ओथ कौन दिलाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, टर्म ऑफ ऑफिस देखें तो 5 वर्ष होता है, एक राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। और हाँ, ही कैन गेट इलेक्टेड बाय नंबर ऑफ टाइम, कोई उस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं कि केवल वो 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, 1 बार बन सकता है, 3 बार ही बन सकता है, वो कितने भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। अगर कोई वैकेंसी हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल रेजिग्नेशन होते हैं या डेथ हो जाती है, तो इस तरीके की वैकेंसी में या फिर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल इम्पीचमेंट हो जाता है, तो इस केस में जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करता है और अगले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को वैकेंसी के डेट से 6 महीने के भीतर कंडक्ट करना होता है। यानी कि अगर वैकेंसी होती है तो आपको 6 महीने के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव करना होता है और उस टाइम तक वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो प्रेसिडेंट के तौर पर कार्य करता है। अब बात करते हैं इम्पीचमेंट की, कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कैसे होता है। सो आर्टिकल 61 जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बात करता है प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की। और इम्पीचमेंट करता कौन है, बाय पार्लियामेंट ऑन ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, कि मतलब प्रेसिडेंट के कौन कौन से ऐसे सर्टेन एक्ट होंगे जो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। बेसिकली ये एक तरीके का पॉलिटिकल डिटर्मिनेशन है, पॉलिटिकल डिसीजन होता है। ठीक है, अगर प्रोसेस देखें तो सबसे पहले आपको किसी भी हाउस में, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, उसमें एक रेजोल्यूशन लाना होता है और ये रेजोल्यूशन कितने मेंबर्स द्वारा सपोर्टेड होना चाहिए, 1/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, कम से कम 1/4 मेंबर्स के द्वारा इसे सपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद में जब रेजोल्यूशन ले आया गया तो उसके बाद में आपको 14 दिन का नोटिस देना होता है प्रेसिडेंट को। देन आपको बिल जो रेजोल्यूशन है, जब 14 दिन का नोटिस कंप्लीट हो जाएगा, 14 दिन का टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है, तब आपको इसे हाउस के सामने रखना होता है पास होने के लिए और इसे एक स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा पास कराना होता है। और ये स्पेशल मेजोरिटी कितनी होनी चाहिए, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ध्यान रखिएगा, कई स्पेशल मेजोरिटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और कुछ स्पेशल मेजोरिटीज में ये प्रेजेंट एंड वोटिंग होता है, बट प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के केस में इट शुड नॉट बी लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ठीक है, और अगर ये रेजोल्यूशन पास हो जाता है इस स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा, तब इसे ट्रांसफर कर दिया जाता है दूसरे हाउस में। फॉर एग्जांपल राज्यसभा में बिल रेजोल्यूशन पास हुआ है तो लोकसभा में ट्रांसफर करेंगे, और अगर लोकसभा में पास हुआ है तो राज्यसभा में ट्रांसफर कर देते हैं फॉर द इन्वेस्टिगेशन। देन जो दूसरा हाउस होता है वो इन्वेस्टिगेशन करता है, वो इन्वेस्टिगेशन खुद भी कर सकता है और किसी के द्वारा करवा भी सकता है। फॉर एग्जांपल कोई कमेटी फॉर्म कर सकता है जो इन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगी, और इसके दौरान प्रेसिडेंट खुद को डिफेंड भी कर सकता है खुद के द्वारा या अपनी पसंद के किसी अटॉर्नी के द्वारा इन फ्रंट ऑफ सेकेंड हाउस। ठीक है, और अगर सेकेंड हाउस भी इस बिल को, इस रेजोल्यूशन को 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस के नंबर से, इस स्पेशल मेजॉरिटी से इस बिल को पास कर देती है, तो प्रेसिडेंट इम्पीच हो जाता है। ठीक है, और प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट है इसका जुडिशियल रिव्यू भी पॉसिबल है। अच्छा, जो इम्पीचमेंट हो गया, जिस राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट हो गया, इम्पीचमेंट के पहले उसके नेम के अंडर जितने भी डिसीजंस लिए गए थे वो वैलिड रहते हैं। ओनली प्रेसिडेंट इज इम्पीच्ड। ठीक है, केवल प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का इम्पीचमेंट नहीं होता है। और जो इम्पीचमेंट है ये एक लेजिस्लेटिव एक्शन है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस, गवर्नर को हटाना और हाई कोर्ट के जजेस को हटाना, ये सब एक तरीके का एग्जीक्यूटिव एक्शन है। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्रेसिडेंट की पावर्स और बाकी टॉपिक्स को हम आगे अगली वीडियो में लेंगे। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।